क्या क्या पढ़ के आए हैं पिछले क्लास का? मेसोसोम चल रहा था। मेसोसोम्स बता रहे थे और ये क्या था? इनर फोल्डिंग था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, है ना। मेसोसोम्स क्या थे? इनर फोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और किसमें? बैक्टीरिया में। चलिए, तो ये इनर फोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन थे किसमें? ऑफ द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की कहानी, ठीक है। तो हम लोग इसका मेन फंक्शन जो देखे थे वो हम लोग क्या देखे कि एक तो एनहांसमेंट ऑफ सरफेस एरिया, ये हम लोग देख चुके हैं। और क्या करता था? साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ये था। क्रोमोसोम को एक जगह होल्ड किए रखने का जगह था ये। तीसरे फंक्शन में इट होल्ड्स राइबोसोम्स। यहां तक हम लोग जानते हैं। इसके अलावा फर्दर जो प्रॉपर्टीज हैं या इंपॉर्टेंस, वो है क्या? इट प्रोवाइड्स लोकेशन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। क्या है? सेल जब डिवाइड करेगा तो सेल का जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन है, और इंफॉर्मेशन कलेक्शन किस में रहता है? उसके क्रोमोसोम में, यानी डीएनए में। तो जब तक क्रोमोसोम का इक्वल अमाउंट डॉटर सेल में नहीं जाएगा, तब तक जितने इंफॉर्मेशन मदर सेल के पास थे डॉटर सेल तक कैसे पहुंचेगा? ठीक है, ये स्कीम है। अब ये तभी हो सकता है जब डीएनए डबल हो, है ना। ये तभी हो सकता है जब डीएनए डबल हो, यानी क्रोमोसोम डबलिंग हो। तो क्रोमोसोम डबलिंग या डीएनए डबलिंग के लिए ये लोकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। नंबर 5, it gives place for protein synthesis also। चूंकि आरएनए इससे एसोसिएटेड है, इसलिए, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस में ये समहाउ हेल्प करेगा। 6, it helps creating लैमिला membrane bound surfaces etc in the बैक्टीरिया, यानी प्रोकारियोट्स। और इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख चुके थे। एग्जाम्पल था क्रोमेटोफोर। इन साइनोबैक्टीरिया। तो बहुत मेजर एक्टिविटीज सॉल्व करने में, उसको सपोर्ट करने में, है ना, मेसोसोम का बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए मेसोसोम के बारे में हम लोग जाने। अब देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेल वॉल टू द प्रोकैरियोटिक सेल्स। सेल वॉल के द्वारा प्रोकैरियोटिक सेल को क्या क्या दिया जाता है ये तो देख चुके हैं इसके फंक्शन में कि सेल वॉल इसको रिजिडिटी देता है ना, डेफिनेट शेप मेंटेन करने में मदद करता है। पर एक चीज हम लोग देखना रह गया हमारे लिए, वो है क्या, ये शेप्स कैसे होंगे। different shapes of the bacteria defined by their cell wall. इनर मेम्ब्रेन हो, इनर बाउंड्री हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका इंपॉर्टेंस देख लिए। आउटर बाउंड्री हो गया ग्लाइकोकैलिक्स, उसका इंपॉर्टेंस देख लिए। सेल वॉल भी देख चुके। अब देखिए सेल वॉल के डिफरेंट दिए गए शेप्स। बैसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पाइरिला, ये चार शेप हैं और इन शेप के नाम हैं। बैसिलस कैसा होता है, रॉड शेप। कोकस कैसा होता है, स्फेरिकल शेप। कभी इसको सर्कुलर शेप नहीं कहिएगा, क्योंकि आप जब ड्रॉ कीजिएगा तो ऐसे ही कीजिएगा, है ना। आपके पास 3D प्रिंटर तो है नहीं, और अगर इसका 3D इमेज बनाने जाइएगा तो एक ही डायग्राम में आपका दिन निकल जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। So that is why we draw a circle, but we call it a sphere because there is a difference between sphere and circle. The difference is circle is two-dimensional shape and sphere is a three-dimensional. So it will have volume, but as well as area. दोनों होगा, एरिया भी होगा, वॉल्यूम भी होगा। पर इसके लिए स्फेयर, सर्कल के लिए एरिया ही होगा, वॉल्यूम नहीं हो पाएगा। So spherical shape. Now Vibrio, this is comma shape. Very good. और ये स्पाइरल शेप। बैसिलस मोरलेस इस तरह से दिखेंगे। कोकस इस तरह से दिखेंगे। विब्रियो इस तरह से दिखेंगे। एंड स्पाइरिला इस तरह से दिखेंगे। इनके एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, इसके एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, इसके एग्जाम्पल विब्रियो कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी, कॉलेरा बैक्टीरिया। इसके एग्जाम्पल हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये है स्टोमक अल्सर क्रिएटिंग बैक्टीरिया।
यहां तक नोट कीजिए। लैक्टोबैसिलस, जिसके एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोजेंस, ये जीनस, ये स्पीसीज। कर्ड मेकिंग बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, न्यूमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया, विब्रियो कॉलेरी, कॉलेरा है ना फैलाता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये स्टमक अल्सर कॉज करता है, इसको गैस्ट्रिक अल्सर भी बोलते हैं। स्टमक अल्सर also known as गैस्ट्रिक अल्सर, या इसी को पेप्टिक अल्सर भी बोलते हैं। एटसेट्रा। ये तो था, ये जो तीनों बाउंड्रीज हैं वो क्या क्या इन्हें सपोर्ट के रूप में दे रहे हैं, ठीक है। अब इन बाउंड्रीज के साथ एसोसिएटेड क्या क्या और स्ट्रक्चर्स हैं वो देखेंगे। मिटा देना, पूरा हो गया होगा। Structures associated with the boundaries of the bacteria. इसके अंतर्गत आएगा फिम्ब्री, पिल्ली, और होगा स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन यानी फ्लैजिला, और इसी को बैक्टीरियल फ्लैजिला भी कहेंगे, ठीक है। बैक्टीरियल फ्लैजिला ये यूकैरियोटिक फ्लैजिला से अलग होता है, केमिकल वाइज, केमिकल कंपोजिशन वाइज, और है ना इसका कंपोनेंट जो है उस कंपोनेंट वाइज भी ये अलग होता है। अब पहले देखिए फिम्ब्री, ये जो है बहुत छोटे सुई जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, पूरे सरफेस पे प्लेस्ड होंगे। अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप कितने देर तक हिलते डुलते चलते फिरते खड़े खड़े पढ़ सकते हैं, प्रॉब्लम है ना, स्ट्रेस पे रहेंगे तो कंसंट्रेशन नहीं होगा, यानी इस काम को पूरा करने के लिए आपको एक जगह स्टेबल होना पड़ेगा, राइट। उसी तरह से मान लीजिए अगर आप भोजन कर रहे हैं तो दौड़ते दौड़ते आपको बोला जाए कि जितना टाइम आप इसको क्रॉस करने में लगाएंगे, यानी 2 सेकंड का टाइम लगता है, उतने में आपको खाना खा लेना है। बताइए तो एक और खाना भी आप उठा पाएंगे? नॉट पॉसिबल, है ना। अगर उठाने भी जाएंगे गिर ही जाएगा, मोस्ट ऑफन यही होगा। तो कहने का मतलब है कोई भी इंपॉर्टेंट काम या सीरियस काम आप कर रहे हैं जो आपके लाइफ के लिए जरूरी है,
उसके लिए यू नीड सम हुकअप, सम स्टेबिलिटी, एक जगह स्थिर होना जरूरी है। लाइक दैट बैक्टीरिया, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जिंदा रहने के लिए? न्यूट्रिशन एंड देन रेप्लिकेशन, ये दो चीज चाहिए, है ना। तो वो न्यूट्रिशन लेगा कैसे? न्यूट्रिशन कहां पड़ा हुआ है? या तो पानी में है या सॉइल में है। पानी में इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व मटेरियल्स, और सॉइल पे है तो सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। अब क्या होता है, मान लेते हैं बैक्टीरिया सॉइल पर है तो यहाँ पे चल नहीं पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा। सॉइल पे बैक्टीरिया इमोबाइल होता है। एयर में जो है, एयर में न्यूट्रिशन नहीं है, इसलिए एयर से न्यूट्रिशन उसे नहीं मिल पाएगा। सॉइल में सॉलिड फॉर्म में है और सॉइल में इधर से उधर वो जा नहीं सकता। पानी में है, वाटर में है, तो उसके पास एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, वो है फ्लैजिला, बैक्टीरियल फ्लैजिला। तो बैक्टीरियल फ्लैजिला, बैक्टीरिया इसका इस्तेमाल करता है तैरने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। और अगर वो एक जगह से दूसरी जगह खुद नहीं जाएगा तो पानी का बहाव उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, ठीक है। तो दोनों जगह जहां पे न्यूट्रिशन है, दोनों जगह उसके साथ प्रॉब्लम है। एक जगह ऐसा हो गया जहां से वो हिल नहीं सकता, दूसरी जगह ऐसा है जहां पे वो टिक नहीं सकता, और न्यूट्रिशन दोनों जगह है। तो सॉइल पे न्यूट्रिशन लेना उसके लिए कंपैरेटिवली आसान है। वो कैसे? जिस जगह पे वो आया, स्टॉक डाउन हुआ, है ना, एयर के थ्रू उड़ते हुए वहां पे आया, तो अपने एंजाइम्स के मदद से सराउंडिंग के न्यूट्रिएंट्स को वो डिसॉल्व करेगा और फिर अपने सेल वॉल के थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्ब करके साइटोप्लाज्म में ले आएगा। ये कर सकता है, इस तरीके से न्यूट्रिशन ले सकता है। व्हाट अबाउट इन द वाटर? वाटर में डिसॉल्व तो है, लेकिन एट द सेम टाइम उसे कहीं स्टैटिक होना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको बताया चलते चलते कोई भी भोजन नहीं ले सकता, राइट। तो इसीलिए वो जब स्टैटिक होने की कोशिश करेगा तो उसे कोई सबस्ट्रेटम चाहिए, कोई सरफेस चाहिए जिसके साथ वो टिकेगा, एंड दैट सबस्ट्रेटम इज एडहेयर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस फिम्ब्री। ये फिम्ब्री ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि बैक्टीरिया को किसी सॉलिड सरफेस के साथ टिकाए रखने के लिए जरूरी हो, सो दैट इट कैन डू इट्स ओन जॉब। तो फिम्ब्री, these are small finger or fiber like projections spread, फैले होते हैं, spread all over the surface, पूरे सतह पे फैला होगा, and it helps the bacteria to adhere to a substratum, यानी सरफेस, किसी सरफेस के साथ अपने आप को अटैच रखने में ये फिम्ब्री हेल्प करता है। अब है पिल्ली। फिम्ब्री और पिल्ली में एक ही अंतर है कि फिम्ब्री कुछ डिफाइंड एरिया में, लिमिटेड एरियाज में होंगे, देखने में एक जैसे भले लगे, लेकिन फिम्ब्री जो होते हैं वो मतलब इम्परमेबल, उसमें हॉलोनेस नहीं होता, ठीक है, सॉलिड स्ट्रक्चर्स है। पर ये पिल्ली हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इनका इस्तेमाल क्या है? बैक्टीरिया अपने दूसरे बैक्टीरिया के साथ जब ये पिल्ली के थ्रू एसोसिएट होगा, यानी पिल्ली दो बैक्टीरिया के बीच में कनेक्टर का काम करता है, तो जब वो एसोसिएट होगा दूसरे बैक्टीरिया के साथ, तो जीन यानी डीएनए के कंपोनेंट, है ना, डीएनए के टुकड़े, फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। तो डीएनए के टुकड़े ट्रांसफर करने के लिए पिल्ली का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में कहते हैं दीज आर ऑल्सो फाइन ट्यूब लाइक hollow
structures present at certain location on the bacteria. इसके बारे में पहला पॉइंट हम लोग देते हैं. दूसरे पॉइंट में कहते हैं क्या, जिस बैक्टीरिया में पिल्ली पाया जाएगा उसे कहेंगे हाई फ्रीक्वेंसी प्लस बैक्टीरिया. द बैक्टीरिया बियरिंग पिल्ली आर कॉल्ड HFR प्लस. इसका मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी प्लस बैक्टीरिया they are capable to transfer gene segments to the HFR minus bacteria by coupling with them with पिल्ली. यहां से एक बात साबित हो रही है, HFR माइनस होगा वो जिसमें कि एब्सेंट होगा पिल्ली, ठीक है, और उसके साथ HFR प्लस वाला बैक्टीरिया एसोसिएट होगा, ठीक है. तो जिसके पास नहीं है उसके साथ जिसके पास है पिल्ली वाला वो बैक्टीरिया जुड़ेगा. जुड़ने के बाद जो HFR प्लस है वो अपना जीन सेगमेंट HFR माइनस में ट्रांसफर करेगा, ठीक है. इस तरीके से क्या होता है, बैक्टीरिया का प्रॉपर्टी, बैक्टीरिया के कुछ इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी एक से दूसरे बैक्टीरिया में जा सकते हैं और ये स्पीसीज इंडिपेंडेंट होता है. फॉर एग्जांपल आप लैक्टोबैसिलस के अगेंस्ट में कोई एंटीबायोटिक ट्राई कर रहे हैं और पाए क्या कि लैक्टोबैसिलस रेजिस्टेंट है, ठीक है. तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया, ये एक जीन हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का एक जीन हो गया. अब क्या होगा, अगर HFR प्लस बैक्टीरिया है वो जिसमें कि इस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस है, कल को मान लेते हैं कॉलेरा बैक्टीरिया जो जिसका HFR माइनस है, जिसके ऊपर पिल्ली नहीं है, उसके साथ लैक्टोबैसिलस का कनेक्शन बना, तो आप इमेजिन कीजिए क्या होगा, लैक्टोबैसिलस का वो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था वो कॉलेरा बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाएगा. अब अगर ऐसा हुआ और आप उसी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कॉलेरा पहले मरता था, अब उसका रेजिस्टेंस उसको मिल गया, अब आप उस एंटीबायोटिक से कॉलेरा के पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज सो डेंजरस दैट इट कैन मेक ऑल द बैक्टीरिया स्पीसीज स्लो एंड स्टेडीली रेजिस्टेंट टू ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंटीबायोटिक. इस तरीके से धीरे धीरे सभी बैक्टीरिया किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाएगी. इसलिए अगर बैक्टीरिया से हम लोग को वॉर जीतना है तो अभी का स्ट्रैटेजी क्या है, लगातार नए एंटीबायोटिक का खोज तलाश जारी रखिए ताकि उसके अगेंस्ट पे वो सेंसिटिव हो, उसके अगेंस्ट पे वो सेंसिटिव हो. अदरवाइज अगर रेजिस्टेंट हो गया फिर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने में असमर्थ पाएंगे, ठीक है. समझ में आया? तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पिल्ली कि इससे जीन फ्रैगमेंट ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया ग्रुप से दूसरे बैक्टीरिया. नोट कीजिए. तो फिमरी और पिल्ली में अंतर समझ में आ गया. अब हम लोग आते हैं फ्लैजिला पे, और फ्लैजिला के बारे में तो चर्चा थोड़ा कर ही दिए कि क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं. लोकोमोटरी, बैक्टीरियल फ्लैजिला,
दिस इज a typical bacterial flagella. यहाँ तक इसको ड्रॉ कीजिए, फिर बता रहे हैं. टेक्निकली इसमें 3 पार्ट्स होते हैं. एक होता है फिलामेंट जो एक्सपोज रहता है बाहर की तरफ, और यही है ना मूवमेंट करता है जिसके वजह से बैक्टीरिया में मोशन आता है. एक होता है हुक जो इसको अटका के रखेगा, एंकर का काम करता है. और एक होता है बेसल बॉडी. बेसल बॉडी वो स्ट्रक्चर है जिससे कि हुक जुड़ा हुआ रहेगा. इट हैज 3 पार्ट्स. आगे बढ़ेंगे इससे. यहां तक बनाइए, लिखिए इसके बारे में. इट हैज 3 पार्ट्स, ये लिख चुके होंगे. दे आर फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. दे आर फिलामेंट, हुक, कॉमा देके हुक एंड बेसल बॉडी. They are filament, hook and basal body. The filament is exposed. The filament is exposed out of the surface. The filament is exposed out of the surface, comma, rotates, comma देके rotates clockwise or anti-clockwise, clockwise or anti-clockwise, producing movement in the bacteria. Producing movement, comma देके producing movement in the bacteria. ठीक है. सेकेंड पॉइंट लिखिएगा. The hook anchors the filament. Hook anchors the filament with the basal body. The hook anchors the filament with the basal body so that the filament is stabilized. Next point, the basal body remains with the plasma membrane in order to give a point of anchorage. anchorage मतलब अटकने के लिए, है ना, खूंटा जैसा एक स्ट्रक्चर देता है जिसके साथ ये जुड़ सके. अगला पॉइंट लिखिएगा. द फ्लैजिला ऑफ बैक्टीरिया इज मेड ऑफ the flagella of bacteria is made of a protein called flagellin. So this is all about the
बाउंड्री से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स etc. Now the inclusion bodies of bacteria. These are granules like glycogen granules etc. used by them for different purposes. Found in cytoplasm. यहां तक नोट कीजिए. अगला है राइबोसोम्स ऑफ बैक्टीरिया. एक राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो बैक्टीरिया में और यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है. लेकिन फिर भी डिफरेंस है. बैक्टीरिया का राइबोसोम अलग टाइप का होता है, कंपैरेटिवली सिंपल होता है, और यूकैरियोटिक सेल्स का जो बैक्टीरिया क्या कहते हैं राइबोसोम है वो कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स होता है. लेकिन राइबोसोम तो है. तो ये एकमात्र ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों शेयर करते हैं, दोनों में कॉमन है. तो कई बार क्वेश्चन में भी आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन ऑर्गेनेल इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. तो उसमें हम लोग टिक आउट करते हैं राइबोसोम, सेल ऑर्गेनेल, नॉट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नहीं, डिफरेंट काम नहीं करेगा. काम वही है, प्रोटीन सिंथेसिस काम वही है, पर कंपोजिशन वाइज अलग होते हैं. जैसे मान लीजिए कि हम सिंपल पीपल मतलब साधारण लोग हैं तो हमारे पास सिंपल कार होगा क्योंकि उतना हाई रेंज कार अफोर्ड नहीं कर सकते. और जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके पास भी कार होगा, वो भी एक जगह से दूसरी जगह ही जाएगा. हमारा कार भी एक जगह से दूसरी जगह ही जाएगा, पर उनके बहुत हाई रेंज कार्स होंगे हमारे. यही डिफरेंस है. The ribosomes in bacteria, they do they do protein synthesis. इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस का. It is a two component structure. इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, लार्ज और बिगर सब यूनिट, और दूसरा स्मॉल या स्मॉलर सब यूनिट. बिगर सब यूनिट जो है इसका जो यूनिट है वो कहलाता है 50s, और स्मॉलर सब यूनिट जो है इसका साइज या इसका यूनिट है 30s.
टोटल ये हो जाता है 70s। इसी को कहते हैं दिस इज 70s टाइप राइबोसोम। अब यहां एस क्या है? एस स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग ने एक मेथड डिस्कवर किया था कि बहुत क्या कर सकते हैं, लो डेंसिटी का कोई पार्टिकल है, ठीक है, तो आसानी से सेडिमेंट नहीं कर रहा है, सेटल नहीं कर रहा है पानी में, तो उनको एक दूसरे से अलग कैसे किया जाए? तो उनके सेडिमेंटेशन रेट के आधार पर, सेडिमेंटेशन यानी आके धीरे धीरे आकर क्या होगा, वाटर सरफेस पे है, वाटर सरफेस से आके वाटर के मतलब बॉटम सरफेस पे आके टिक जाना, दैट इज सेडिमेंटेशन, है ना। जैसे मान लेते हैं गंगा जल लेकर आते हैं बॉटल में, तो शुरू में गंदला पानी रखता है ना, 24 घंटे 48 घंटे छोड़ दीजिए, उसके बाद पानी देखिए तो एकदम साफ, और जितने भी मटेरियल थे वो सब बॉटम में बैठ जाता है। तो दिस इज सेडिमेंटेशन, बट इट टुक टाइम, है ना, इससे समय लिया। तो उसी तरह से उन्होंने ये क्या किया कि इनके सेटल होने के टाइम के आधार पे इन्हें सेपरेट किया। तो ऐसे समझ लीजिए जो 50s सब यूनिट है वो एक सर्टेन टाइम लेता है सेडिमेंट होने में, तो टाइम के आधार पे ही आप बता सकते हैं या उस यूनिट के आधार पे बता सकते हैं कि ये बड़ा होगा, ठीक है। उसी तरह से ये 30s यूनिट है, यानी इसे कम समय लगेगा सेडिमेंट होने में, छोटा पार्टिकल है, ठीक है। अब है क्या कि जब ये दोनों कंबाइन कर जाते हैं तो टोटल 80s होना चाहिए, लेकिन ये यूनिट घट के 70s हो जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है? मान लीजिए ये दोनों पहले कंबाइंड थे, ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये कंबाइंड था, ये 50s ये 30s, ब्लू वाला मान लीजिए 30s है, ब्लैक वाला 50s, ठीक है। अब पहले अलग अलग थे, तो इसने सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम लिया, इसने सेटल होने में सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम लिया, ठीक है। अब देखिए टाइम क्यों ले रहा है, इमीडिएट क्यों नहीं नीचे गिर जा रहा है? क्योंकि इसे फ्रिक्शन मिल रहा है, इसे रेजिस्टेंस मिल रहा है। कौन रेजिस्टेंस दे रहा है? जो मीडियम है, वाटर के मॉलिक्यूल्स, वो इसे रेजिस्टेंस दे रहे हैं, है ना, वो इसके साथ फ्रिक्शन में आ रहे हैं। कैसे? इसका पार्टिकल वाटर पार्टिकल को डिस्प्लेस करेगा तब तो नीचे जाएगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करेगा तब तो अपने लिए जगह बनाएगा। तो उस दौरान जो कोलिजन हो रहा है दैट इज गिविंग इट ए काइंड ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, एक रेजिस्टेंस वो दे रहा है। तो देखिए अभी रेजिस्टेंस देने के लिए 1 2 3 4 सरफेस है, यहां ध्यान दीजिए फिर नहीं समझ में आएगा। इसका भी अगर है तो इसके भी 1 2 3 4 सरफेस है, ये दोनों कंबाइंडली जाएगा तो टोटल कितना होगा? 8 सरफेस। अलग अलग जाएगा तो पर एक साथ जा रहा है तो टोटल 8 सरफेस, लेकिन इन दोनों को एडहेयर करा दीजिए। अब देखिए तो टोटल कितने सरफेस हैं? 1 और 1, ये एडिटिव हो गया, 1 और 1 एडिटिव हो गया, ये पहले से था, ये भी पहले से था, इसमें और इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, ये वाला सरफेस छिप गया। ये वाटर कांटेक्ट में आ रहा है क्या? बीच में है जो दोनों का, ये नहीं आ रहा है। तो 8 सरफेस होने चाहिए थे, एडिशन के वजह से क्या हो गया? 6 सरफेस। तो जब सरफेस घट जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो आप खुद बताइए रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा? कम होगा। इसलिए ये दोनों अलग जब था तब जितना समय लेने वाला था, एक साथ आ जाने के बाद इसके सेडिमेंटेशन का टाइम घट जाएगा, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? छोटा होगा। दैट इज द रीजन व्हाई ये 50 और 30 जुड़ने के बाद घट के 70s हो जाता है। आई बात समझ में? क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज जो फेसिंग सरफेस है, फेसिंग सरफेस कम हो जाता है। दैट इज द रीजन कि ये सेडिमेंटेशन में समय कम लेता है, इसलिए इसका साइज मतलब जितना होना चाहिए उससे कम हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये इसके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पे हम इसका रिकॉग्निशन करते हैं।
तो ये है बैक्टीरियल राइबोसोम की कहानी। इनके दो सब यूनिट होते हैं, एक बड़ा जिसे हम 50th सब यूनिट कहते हैं, एक छोटा जिसे 30th सब यूनिट करते हैं। जब ये कंबाइन करते हैं तो एक्चुअल राइबोसोम बनता है और इसका मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या इसका जो यूनिट है वो 70th यूनिट कहलाता है और इसी से ये जाना जाता है। काम पता ही है क्या करने वाला है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। लेकिन एक बात है, बैक्टीरिया के पास टाइम कम होता है लाइफ का, है ना, हार्डली 20 to 40 मिनट्स अलाइव रहता है, तो इसे उसी दौरान सारा काम कर लेना होता है, क्योंकि अगर वो प्रोटीन सिंथेसिस में लेट करेगा तो उसका लाइफ टाइम कम होने लगेगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा, तो आगे का जनरेशन आएगा कैसे? इट हैज टू मेक ऑल द थिंग्स एट ए सेम टाइम, एक साथ सबको करना है। इसीलिए क्या होता है कि इसके आरएनए और उस आरएनए पे राइबोसोम्स इस तरीके से एसोसिएटेड दिखते हैं। ये क्या चक्कर है वो देखिए। पहले क्या होता है, मान लेते हैं शुरुआत में ये 50th सब यूनिट था, है ना, इसके साथ मैसेंजर आरएनए एसोसिएट हुआ और ये है 30th सब यूनिट। ये बात और है कि 30th के साथ पहले जुड़ेगा फिर 50th के साथ जुड़ेगा, तब जाके दोनों कंबाइन करते हैं। तो ये हो गया आरएनए, ये हो गया मैसेंजर आरएनए, सॉरी ये हो गया राइबोसोम, ये हो गया मैसेंजर आरएनए। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रोटीन सिंथेसिस होगा। क्यों? क्योंकि एमआरएनए वो मॉलिक्यूल है, ये बायोमॉलिक्यूल्स पे हम लोग पढ़ेंगे, एमआरएनए वो मॉलिक्यूल है जिस पर एमिनो एसिड के एडिशन के सीक्वेंस कोडेड होते हैं। मतलब डीएनए में इंफॉर्मेशन है कि कौन सा एमिनो एसिड किसके बाद आएगा और उसे लेकर ट्रांसफर किया जाता है साइटोप्लाज्म में, ताकि डीएनए का जो मैसेज है वो साइटोप्लाज्म तक पहुंचे कि भाई ये वाला प्रोटीन बनाना है, ठीक है। अब उस प्रोटीन को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन किसके पास है, तो मैसेंजर आरएनए के पास है, राइट। अब ये मैसेंजर आरएनए ये राइबोसोम के साथ एसोसिएट होता है और एक एक करके एमिनो एसिड को बुलाता है और इसी के विसिनिटी में, इसी के क्षेत्र में, इसी के एरिया में एक एक एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और चेन बनता जाता है। बात समझ में आ गई? क्या क्या होगा? मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होगा डीएनए से, ये इंफॉर्मेशन लेकर आएगा, ये इंफॉर्मेशन डिकोड होगा राइबोसोम के सरफेस पे और राइबोसोम के पास, राइबोसोम की विसिनिटी में एक एक एमिनो एसिड आएंगे और वो आपस में जुड़ेंगे और प्रोटीन का चेन बनेगा, ठीक है। तो यहां से प्रोटीन का चेन बन रहा है, ये हो गया प्रोटीन चेन। जब मैसेंजर आरएनए पे अटैच हुआ राइबोसोम और राइबोसोम के मदद से प्रोटीन का चेन बनना शुरू हुआ। अब देखिए, ऐसे तो नॉर्मली होना क्या चाहिए, एक आरएनए पर एक राइबोसोम पूरा का पूरा इसको रीड करेगा, एक प्रोटीन बनाकर देगा। जब ये उतर जाएगा तब दूसरा आरएनए इस पर आएगा, फिर अगला मॉलिक्यूल आरएनए बनाएगा, है ना, यही होना चाहिए। एक राइबोसोम एक मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ेगा, एक प्रोटीन बनाएगा, उसके बाद दूसरा राइबोसोम इसी मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ेगा क्योंकि ये इंफॉर्मेशन लेकर आया, फिर एक प्रोटीन बनेगा। ऐसे होता तब ना प्रोटीन के मल्टीपल मॉलिक्यूल्स निकलते, पर इतना टाइम नहीं है। इसलिए क्या होता है, एक राइबोसोम इसके साथ जुड़ा, आगे बढ़ा, तब तक दूसरा राइबोसोम एमआरएनए के साथ जुड़ गया, फिर दूसरा राइबोसोम जुड़ा, आगे बढ़ा, फिर तीसरा राइबोसोम जुड़ा। इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है और इसे पॉलीसोम कहते हैं। दिस इज पॉलीसोम, जिसमें ये सभी क्या है, राइबोसोम्स हैं। ये हो गया मैसेंजर आरएनए,
और सभी से प्रोटीन बन रहे हैं, प्रोटीन्स अंडर प्रिपरेशन। ठीक है, तो राइबोसोम्स यूजुअली आपको बैक्टीरिया में पॉलीसोम के फॉर्म में दिखेंगे बिकॉज दे आर वेरी एक्टिव, और बैक्टीरिया के पास टाइम नहीं है लंबे समय तक वेट करने का। तो ये बना लीजिएगा, एक लाइन यहां जोड़ लीजिए, उसके बाद इसको बनाइएगा, लिखिए जरा। द राइबोसोम्स आर यूजुअली the ribosomes are usually found in polysome condition. Ribosomes are usually found in polysome condition for making multiple proteins, molecules within a short period of time.